नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका रेडियो जयघोष पर। और आप सबको रेडियो जयघोष की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और फाइनली हमने दीपोत्सव का वो जो भव्य मंजर था उसको देखा और जिया। आज का दिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा क्योंकि खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आज के दिन अयोध्या में मौजूद रहे। बहुत सारी आयोजन हुए और दीपोत्सव ने एक विश्व कीर्तिमान फिर से स्थापित किया। क्या हाँ, कहना चाहेंगे इस बारे में? ये 1 महीने से लगातार तैयारियां चल रही थी जी। और पूरी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके साथ में जितने भी ऑफिसर्स हैं 1 महीने की लगातार तैयारी करने के बाद में जैसे बहुत सारी योजनाओं को लागू किया गया, उनको क्रियान्वयन कराया गया, उनको लगातार वहाँ पर स्थापना के कार्य किए गए। सुंदरीकरण लगातार चल रहा था वैसे तो कई सालों से, और अयोध्या में नए नए और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। तो उसके साथ में अब पिछले 15 दिनों से झांकियों की तैयारियां चल रही थी जो कि साकेत कॉलेज में बन रही थी। 5 उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से, 11 उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की तरफ से, वो सारी की सारी झांकियां जो है वो रामायण के तमाम ऐसे जो जुड़े हुए प्रसंग हैं उन प्रसंगों पे आधारित बनाई गई थी ताकि उसका अवलोकन करें लोग और उस त्रेतायुग से उसको जोड़ सकें। ऐसा ही हुआ और पूरी अयोध्या के मुख्य मार्ग से वो झांकियाँ निकल कर गईं और वहाँ पर नए घाट पे पहुँची। लोगों ने उसका खूब आनंद लिया। और अब इस समय प्रधानमंत्री वहाँ का निरीक्षण करके राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण करने के बाद अब पहुँचे हैं इस समय रामकथा पार्क में। और रामकथा पार्क में अब संबोधन करने ही वाले हैं। हाँ, रामकथा पार्क से संबोधन से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले रामलला का पूजन और अर्चन भी किया। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये भी कहेंगे कि जो जन सहभागिता थी उसने आज के कार्यक्रम को ना बहुत ख़ास बना दिया। हाँ, अभी से थोड़ी ही देर में हम पीएम से जुड़ेंगे और उनका संबोधन सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो आप कैसा देखते हैं इसमें? देखिए ये चूँकि ऐसा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आगमन का एक कार्यक्रम है जिसको हम दीपोत्सव के रूप में मंगाते हैं ताकि उनके आने पर जो प्रकाश फैला है उनके एक तरीके से अमूर्त रूप में उन दियों को जलाया गया और प्रकाश घर घर में फैले, हर घर में समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो और लोग सुखी रहें। इसकी एक संकल्पना है ये कार्यक्रम। तो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही लोगों को देखने को भी मिला जी। और आज भी यही दृश्य नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो वॉलंटियर लोगों ने किया, कई लाख छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने, उसके साथ में बहुत सारे ऐसे सिविलियंस जो कि अपने आप खुद आकर के वॉलंटियर कर रहे थे। 20 से ज़्यादा विदेशों से लोगों ने प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर आए। तमाम राज्यों से, जो कि उत्तर प्रदेश से हटकर जो राज्य हैं दूर दूर से, वहाँ से लोगों ने आकर के वहाँ पर प्रतिनिधित्व किया, वॉलंटियर किया, शामिल हुए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो इसलिए कार्यक्रम सफल हुआ क्योंकि वैश्विक कार्यक्रम है ये। हमारे साथ आपकी बातों का सिलसिला और ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री रामकथा पार्क में पहुंच चुके हैं और हम इस वक्त उनका जन संबोधन जो है वो सुनेंगे और उसके बाद फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी पूज्य संतगण, उपस्थित अन्य सभी प्रबुद्धजन, श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं।
राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि से सभी देशवासियों को आज छोटी दीपावली के पर्व पर कल के दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हम हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है। श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी
कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे, उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आवाहन किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई। यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए भाइयों और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे,
जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है, यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। साथियों, इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांच से प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्व समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। इसी तरह अयोध्या में ट्विन होम मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। अब कल्पना कर सकते हैं इस विकास से, पर्यटन की इतनी संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। सरकार ने जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है। आज देश में 4 धाम प्रोजेक्ट हो, बुद्ध सर्किट हो या प्रसाद योजना के तहत चल रहे विकास कार्य हो, हमारा यह सांस्कृतिक उत्कर्ष नए भारत के समग्र उत्थान का श्री गणेश है। साथियों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तप तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी। जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को
यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चौड़े हो, सुंदरता अप्रतिम हो। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दीर्घ दृष्टि के साथ अनेक प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास में अयोध्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयोध्या जी की दिव्यता भी और निखर जाएगी। मैं चाहूंगा कि जब भी नागरिक मर्यादा की बात हो, नागरिक अनुशासन की बात हो, अयोध्या के लोगों का नाम सबसे आगे आए। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। नए भारत का हमारा स्वप्न मानवता के कल्याण का माध्यम बने। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद जी। तो अभी तक आपने सुना कि क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ पूरे दिन में जो हुआ है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते रहे हैं और साथ ही साथ आपको लाइव अपडेट्स देते रहे हैं। हमारे सहयोगियों के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से लोक नृत्य हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर सोहर गाया हो। मालिनी अवस्थी जी ने बहुत ही खूबसूरत सोहर गाया था। तो ये सब प्रोग्राम्स चलते रहे और हम आपसे लगातार जुड़े रहे। अभी भी ये बातों का और चर्चा का सिलसिला जारी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुर्गेश जी। आपको क्या लगता है कि 1,80,000 दियों से शुरू हुआ ये सिलसिला आज 17 लाख दियों तक पहुंच चुका है। आगे आपको क्या लगता है कि जन सहभागिता के बढ़ने के साथ साथ ये कितना और भव्य रूप लेगा? क्योंकि दूसरे दिन दिवाली होती है और ये दिवाली जो एक दिन पहले दिवाली मनाते हैं वो दिवाली मनाई जाती है कि एक सत्य की विजय करके और राक्षसों के राजा रावण को हरा के श्री राम जो है वो वापस अयोध्या आए। तो जब वो आए तो त्रेता युग में लोगों में एक अलग तरह का उत्साह था। विजय के उत्साह से ज़्यादा था कि जो हमारे रामचंद्र जी हैं वो अयोध्या वापस आए, उनके भगवान वापस आए हैं, उनके रामलला वापस आए हैं। तो उसी फीलिंग और उसी भावना के तहत आप आज भी देख रहे हैं कि मालिनी जी का सोहर वो प्रतीकात्मक पुनर्जन्म भी उन्होंने मान लिया। और अयोध्या, चूंकि अयोध्या के लिए कहा जाता है कि अयोध्या में रामलला शब्द वहीं से आया है। तो उनके लिए राम छोटे भी हैं, राम पुरुषों में उत्तम भी हैं, राम लीडर भी हैं, राम उनके राजा भी हैं, राजा रामचंद्र। तो इसलिए एक तरीके से इस पूरे इवेंट को इस तरह से देखा जाता है। और दीप का भी वहीं से आया कि दीप जो प्रकाशमान होता है, जो आप देखते हैं कि एक ऑटोमेटेड एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें लाखों दिए किस तरह से जल जाते हैं वॉलंटरी एफर्ट से। लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं, स्वतः से प्रतिभागिता करते हैं। और तमाम ऐसे मंचों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो कि सरकार ऑर्गेनाइज करती है। उसके अलावा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने आप हो रहे हैं। लोग घाटों पे जाकर, सरयू के तट पे जाकर के स्नान करते हैं, वहाँ कार्यक्रम करते हैं। कार्तिक का समय है, दिया जलाते हैं, पूजन करते हैं। तमाम सारे ऐसे बुजुर्ग आपको मिलेंगे जो कार्तिक में वहाँ पर जा कर के पूजन करते हैं। वहाँ पर किनारे तुलसी का पेड़ भी लगा हुआ है। तो ये समय एक समय देखिए तो आध्यात्म के चरम पर है। लोग उस आध्यात्म का सुख पाने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं। एक शांति मिलती है, दीपों की शक्ति मिलती है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो दीपावली है वो असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार से प्रकाश की तरफ
एक प्रकाशोत्सव बिल्कुल। का आयोजन जो हुआ था राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद, जो अयोध्या नगरी में लोगों की जो खुशी थी, जो उल्लास था, वो उन्होंने प्रकाशोत्सव करके जताया था। तो वो सिलसिला आज भी जारी है और दिन ब दिन वो और भव्य होता जा रहा है। इसके साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त अयोध्या में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री की मौजूदगी, काफ़ी कुछ और भी तरह के कार्यक्रम हुए, जैसे लेज़र शो हुआ और इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो हाँ, हुआ, ये पूरा शोभा यात्रा हुई, बहुत ये सारे लाइट एंड कार्यक्रम। साउंड शो भी एक रामायण का ही एक छोटा वर्जन है, स्मॉल वर्जन है, जिसको 1 घंटे में पूरी रामायण को, रामचरित को कहा जाए तो रामचरित को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से इस विशाल बिल्डिंग्स पे ही प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। क्योंकि अगर उसको किसी छोटी जगह में देखेंगे तो ओपन पब्लिक नहीं देख पाएगी। तो ये भी सरकार का एक बहुत अच्छा एक पहल थी कि उन्होंने उस पूरी बिल्डिंग पे उसको प्रोजेक्शन का एरिया बनाया और उस पे पूरा लाइट एंड साउंड शो को बहुत सुंदर से राम की पैड़ी का जो निर्माण हुआ है, जी जी। उस राम की पैड़ी से जिस तरह से दिखाई पड़ता है वो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही। तो लोग उसका आनंद उठाते हैं। ये इको फ्रेंडली आतिशबाजी यानी ग्रीन हाँ। आतिशबाजी का भी जिक्र है कि वो भी हाँ, हाँ, उसके वो बारे भी में। इसी में शुरू हुआ। ये अच्छा। हाँ, अयोध्या दीपोत्सव का ही हिस्सा है। ये सरकार ने देखा कि नहीं, इस तरह से आतिशबाजी होने से हम तो काफ़ी प्रदूषण का हिस्सा बनेंगे। तो उन्होंने इको फ्रेंडली आतिशबाजी का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लोगों को बिल्कुल रियल आनंद मिलता है। और साथ साथ में समरीन जी एक चीज़ और है कि जो सरयू आरती थी, जी जी। एक तरीके से अयोध्या में सरयू आरती प्रतीकात्मक कोई एक पंडा किया करता था। अच्छा। ना तो कोई इसको जानता था, ना तो कोई इसको देखता था। जबकि हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, नदियों के किनारे शहर बसता है, नदियों के किनारे हमारा जीवन है। आपने देखे होंगे तो सारे नगर हमारे नदियों के किनारे और आसपास हैं। यानी हमारी लाइफ, हमारा जीवन वहीं से शुरू होता है। तो वहाँ उसको पुनर्जागृत किया, वो भी इसी सरकार में ही हुआ। उसका पुनर्जागरण करते हुए वहाँ पर एक नए मंचों की ऐसी स्थापना करी कि प्रतिदिन सरयू आरती होती है और इस कार्यक्रम का उसको एक विशाल हिस्सा बनाया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर आरती करेंगे। दुर्गेश जी, आपको क्या लगता है कि 2017 से शुरू हुआ ये सफ़र, हम 6वां दीपोत्सव हमने आज मनाया, 2023 में आपको इसका क्या प्रारूप दिखाई पड़ता है और कितना भव्य हो सकता है ये? मुझे तो लगता है कि आपकी खुशी से देख के ऐसा लगता है कि और भी भव्य होगा। जी। और जैसे आज हम 15 लाख से 17 लाख को भी क्रॉस करके हमने नया कीर्तिमान स्थापित किया है और विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आगे इस संख्या मुझे लगता है 1.5 गुना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जन सहभागिता बहुत बड़ी है, जो कि लोगों को एक सेल्फ मोटिवेशन मिला है। प्रदेश में हो रहे विकास के दिए भी जलेंगे 2023 में। अभी जस्ट दीपोत्सव से कुछ दिन पहले ही कुछ प्रोजेक्टेड ऐसी योजनाएं थी जिनका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जिस समय वो आयोजन का निरीक्षण करने गए थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया। उन योजनाओं को वहाँ पर विकास की चल रही योजनाओं का जो कमियां थी उनको दूर किया। तो मुझे लगता है कि ये दिए तो लगातार बढ़ रहे हैं और ये 1.5 गुना 2 गुना होने के चांसेस हैं। पूरे प्रदेश में हर घर में दिया जलेगा, हर घर में विकास की एक जो चेन पहुंचनी चाहिए, वो जब पहुंचेगी तो एक ज्योत जलेगी, वो असली प्रकाशोत्सव होगा। और उसकी संकल्पना के लिए हम लोग तैयार रहें और आप भी अपनी जन सहभागिता बढ़ाएं। बिल्कुल। और इसकी एक खासियत ये भी रही कि चाहे वो सांस्कृतिक तौर पे हो, पारंपरिक गीत, संगीत, लोक नृत्य, हालांकि देखा गया कि पहले वक्त में ये काफ़ी कुछ कम होते जा रहे थे, विलुप्त होने की कगार पे थे, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोग से ये जो है काफ़ी, आपको अब हर जगह इस तरह के नृत्य जो विलुप्त होते जा रहे थे वो दिखाई पड़ने लगे हैं। हाँ, इवेंट्स में आप सही कह रही हैं कि प्रदेश में जो लोक कलाओं को तो महत्व मिला ही नहीं था। वो धीरे धीरे वो तरसते रह जाते थे कि किसी तरह से हमको कहीं पर प्रदर्शन का मौका मिले और उस प्रदर्शन से उनको किसी तरह का रोजगार मिले। आप देखें फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाई पड़ेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पे। हाँ। चाहे वो मयूर नृत्य हो या फिर राई नृत्य हो, जिनका नाम हम लोगों ने पहले जिक्र भी नहीं सुना था। हाँ, अब वो देखने को मिल रहे हैं आपको। जो जितने विलुप्त प्राय जितने लोक नृत्य थे या आदिवासी संस्कृति थी, उनको हम प्रोफेशनल फील्ड में लेकर के आए, इस सरकार में लोग लेकर के आए। तो देखने को लगता है कि उनका भी विकास हो रहा है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि अब हमारे जितने भी सांस्कृतिक आयोजन होते हैं उनमें लोक नृत्य को, लोक कलाकारों को अधिक महत्व दिया जाता है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम
सेलिब्रिटी पर फोकस्ड नहीं है पिछले समय के हिसाब से। पिछले समय में सेलिब्रिटीज़ पे काफ़ी फोकस रहा गया है, तो वो तो पहले से ही संपन्न थे। इसका मतलब सरकार सही दिशा में काम कर रही है और सीधे जिनका टारगेट है, जिनको हमें विकास की सीढ़ी तक लेकर के आना है ताकि वो ऊपर चढ़ सकें, वो हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सही और अग्रसर हैं और हम अपने कार्यक्रम को इसी वक्त यहीं पर विराम देते हैं। अगली बार हम इस कामना के साथ कि हमारी दीपावली और शुभ हो और प्रकाशमय हो, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।